अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्विक रिवीजन करेंगे सिलेबस A2 की बाय यूजिंग दिस पेपर बिकॉज दिस इज नॉट द मार्किंग स्कीम। यहाँ पे हम कंसेप्ट को भी रिवाइज करेंगे। पेपर कमेंट्स बॉक्स में है, आप इसे डाउनलोड करें, अटेम्प्ट करें और क्वेश्चन टाइम स्टैम्प्स गिवन है। आप अपनी मर्जी से जो भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रहा है यू कैन डायरेक्टली मूव टू दैट क्वेश्चन। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। जी क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास थर्मल स्टेबिलिटी से रिलेटेड। आपको आइडिया होगा थर्मल स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, ये 5 कंसेप्ट हैं। इनमें से एक आध क्वेश्चन एग्जामिनर बहुत फ्रीक्वेंटली पूछता है। सो यहां पे आपने एक एक चीज पे लाजमी ध्यान रखना है। एग्जामिनर कह रहे हैं हमें राइट एन इक्वेशन फॉर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट। हम जब कभी भी ग्रुप 2 नाइट्रेट को हीट करते हैं वी ऑलवेज गेट मेटालिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ये मैं यहाँ पे आपके सामने इक्वेशन लिख देता हूँ। हमारे पास मैग्नीशियम नाइट्रेट सॉलिड, इट इज चेंजिंग इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड, प्लस आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ब्राउन कलर की गैस होती है, याद रखिएगा। ये आपसे एग्जामिनर पूछ भी सकता है, ऑब्जर्वेशन वगैरह। अब बेटा हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में एग्जामिनर कह रहा है स्टेट विच नाइट्रेट आपके पास डिकम्पोज एट लोअर टेम्परेचर, मीन लेस थर्मली स्टेबल है, थर्मल स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको पता है डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 नाइट्रेट, ग्रुप 2 कार्बोनेट इंक्रीज होती है। तो इसका मतलब है कि जो टॉप पे होगा लाइक मैग्नीशियम नाइट्रेट, दिस वन विल बी लेस थर्मली स्टेबल। रीजन क्या होती है? रीजन होती है चार्ज डेंसिटी। अच्छा, सिर्फ चार्ज डेंसिटी नहीं लिखना, आपने स्पेसिफाई करना है कि मैग्नीशियम आयन, चार्ज लिखिएगा, हैज हायर चार्ज डेंसिटी, और अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी इट्स एबिलिटी टू पोलराइज नाइट्रेट आयन एनाइन विल बी ग्रेटर। तो मैं यहाँ पे डिटेल में लिख देता हूँ। ये मेरा ख्याल है हर एक बच्चे ने इस क्वेश्चन को किया होता है जी। मैग्नीशियम आयन, देखिए मैंने चार्ज भी स्पेसिफाई किया है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम मेटल नहीं लिखना, इसका ख्याल करना है आपने। हैज हायर चार्ज डेंसिटी। अच्छा, उसकी रीजन पता है क्या होती है? चार्ज मैग्नीशियम के ऊपर और स्ट्रॉन्शियम के ऊपर सेम होता है, मैग्नीशियम का साइज स्मॉल होता है। तो मैग्नीशियम आयन हैज व्हाट? हायर चार्ज डेंसिटी। So magnesium ion cause more polarization। पता है ना आपको, जब बॉन्ड पोलराइज होता है तो बॉन्ड वीक हो जाता है। मोर पोलराइजेशन ऑफ नाइट्रेट आयन। याद रखिएगा सिर्फ मोर पोलराइजेशन नहीं लिखना, स्पेसिफाई करना है नाइट्रेट को आपने जी। और यहां पे भी सिर्फ मैग्नीशियम नहीं लिखना, आयन को स्पेसिफाई करना है। तो आपके पास 2 स्कोर का क्वेश्चन है। व्हेन यू आर राइटिंग हायर चार्ज डेंसिटी यू आर डूइंग द कंपैरिजन। चार्ज डेंसिटी के बजाय आप यहां पे आयनिक रेडियस का भी कंपैरिजन कर सकते हो, और पोलराइजेशन ऑफ एनाइन, तो ये बेटा आपको 2 स्कोर मिल गया जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। यहां पे एग्जामिनर क्या पूछ रहे जी? एग्जामिनर हमसे पूछ रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड बोथ रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉल्युबल साल्ट ए, स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड इनसॉल्युबल साल्ट बी। तो बेसिकली मैग्नीशियम सल्फेट बन रहा है आपके पास और स्ट्रॉन्शियम सल्फेट बन रहा है। मैग्नीशियम सल्फेट, अब ये सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सल्फेट। लाजमी बेटे इसको आपने याद रखना है, लाजमी लाजमी। Strontium inside, identify the product when magnesium oxide react with sulfuric acid। अब मैं आपको यहां पे एक कॉमन मिस्टेक बताता हूं, अगर आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है तो लाजमी देखिएगा। मैग्नीशियम सल्फेट, बच्चे यहीं तक लिखते हैं एंड दे इग्नोर दिस थिंग कि इसके साथ हमारे पास एक और भी प्रोडक्ट होगा। व्हाट इज दैट? वाटर। याद रखिएगा आपके पास मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ, साल्ट एंड वाटर बनेगा। बाजों का बच्चे वाटर को इग्नोर कर देते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब यहां पे 3 स्कोर का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन वाई ए विच इज मैग्नीशियम सल्फेट इज मोर सॉल्युबल देन बी विच इज
स्ट्रॉन्शियम सल्फेट। सॉल्युबिलिटी का अब आपने यहां पे वो जो रीजंस आप पढ़ते हो कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को स्पेसिफाई करना है, हाइड्रेशन एनर्जी और लेटेस्ट एनर्जी को स्पेसिफाई करना है, एंड देन यू मस्ट स्पेसिफाई कि वन डिक्रीज इज मोर सिग्निफिकेंट एज कंपेयर टू अदर। तो आप यहां पे लिखोगे, स्टार्ट करते हैं हम कहते हैं कि हमारे पास, आपको पता है ना, अगर साइज स्मॉल हो, चार्ज डेंसिटी ग्रेटर हो, तो हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी भी ग्रेटर होती है, मीन मोर एक्सोथर्मिक होते हैं। वी ऑलवेज यूज द टर्म मोर एक्सोथर्मिक। लेटेस्ट एनर्जी इज आल्सो मोर एक्सोथर्मिक और मोर नेगेटिव, ओनली मोर इज नॉट इनफ। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन, अब देखिए मैंने स्पेसिफिक लिखा है, एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट एनर्जी। अब जब हम लेटेस्ट एनर्जी की बात करते हैं तो हम कंपाउंड लिखेंगे, आयनिक कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम आपके पास सल्फेट, क्योंकि हम मैग्नीशियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं। सॉरी, यहां पे हमारे पास है जी सॉल्युबल साल्ट ए, और हम कह रहे हैं कि हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट, ओके जी, इज मोर एक्सोथर्मिक देन, अब प्रॉपरली कंप्लीट स्टेटमेंट लिखनी है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्शियम आयन एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट एनर्जी ऑफ स्ट्रॉन्शियम सल्फेट। बाज़ औक़ात बच्चे सिर्फ और सिर्फ मार्किंग स्कीम को देख रहे होते हैं, उसी को रट्टा लगा लेते हैं। ऐसा नहीं है, एक एक चीज आपने प्रॉपरली वो लिखना है। ये बेटा हमने कंपेयर किया कि डाउन द ग्रुप हाइड्रेशन एंड लेटेस्ट एनर्जी, चाहे ऑक्साइड्स हो चाहे सल्फेट हो, दे आर बिकमिंग लेस एक्सोथर्मिक आपके पास, क्योंकि आयनिक रेडियस आपके पास इंक्रीज हो रहा होता है। अब यहां पे हम लिखेंगे ये सेकंड पॉइंट, मैं कलर भी चेंज कर देता हूं। अब ये सेकंड स्कोर, डिफरेंस या डिक्रीज भी आप लिख सकते हो इन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, बेशक आप लिख सकते हो ऑफ मैग्नीशियम आयन एंड स्ट्रॉन्शियम आयन, ये नाम भी लिखें तो इट्स ओके फाइन, इज ग्रेटर देन difference in standard enthalpy of latest energy of magnesium sulfate and strontium sulfate। अगेन ये अगर आप ना लिखें, सिर्फ और सिर्फ ये स्पेसिफाई कर दें तो तब भी ठीक है, यानी हाइड्रेशन इज मोर सिग्निफिकेंट, डिक्रीज इन हाइड्रेशन इज मोर एज कंपेयर टू डिक्रीज इन लेटेस्ट एनर्जी। तो अब बेटा जब ये डिक्रीज ज्यादा होगा तो अब क्या होगा, हमारे पास थर्ड स्कोर आ जाता है। सो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इज मोर एक्सोथर्मिक। सिर्फ मोर नहीं लिखना, आप मोर नेगेटिव लिख सकते हो, मोर एक्सोथर्मिक लिख सकते हो, ओनली मोर नहीं लिखना बेटा। ये when we are doing the comparison, second score, delta H of solution third score, 3 पॉइंट। हमने पहले नंबर पे कहा हाइड्रेशन और लेटेस्ट दोनों डिक्रीज हुई, फिर हमने कहा कि वन इज मोर सिग्निफिकेंट एज कंपेयर टू अदर, और फिर बेटा हम लोगों ने यहां पे बात की कि हमारे पास डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन पे क्या इंपैक्ट आएगा। अच्छा बेटा क्वेश्चन 2 की तरफ हम आते हैं। एग्जामिनर हमें कह रहा है इथेनॉल रिएक्ट विद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन इज फ्री रेडिकल। अब आप सबको पता है फ्री रेडिकल फॉर्मेशन जो होती है हमारे पास, दैट इज नोन एज होमोलिटिक फिशन एज वेल। सो इट इज वेरी वेरी इजी फॉर मेनी स्टूडेंट। यहाँ पे एग्जामिनर हमें कह रहा है 2 वर्ड्स। फ्री रेडिकल आप लोगों को एस से याद होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं ये फर्स्ट वर्ड एंड फिशन सेकेंड वर्ड, नो इशू एट ऑल। अच्छा अब हम आ जाते हैं यहां पे, इसमें मैं आपको कॉमन मिस्टेक भी बताऊंगा। सिचुएशन क्या है, एग्जामिनर हमें कह रहे हैं कि हाइड्रोजन आपके पास एटम मेंशन इन ए फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड विद वन ऑफ द ऑक्सीजन एटम,
ऑफ NO2 मॉलिक्यूल, और यहां पे वो कह रहे हैं NO2 हैज सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन एटम, ऑल एटम आर पेयर्ड इन NO2। अब यहां पे मैं एक चीज बता दूं, आप लोगों ने ES लेवल पे भी पढ़ा होगा, मैंने एक वीडियो भी अपलोड की हुई है कि NCl5 नेवर एग्जिस्ट इन नेचर, PCl5 इज स्टेबल, पीरियड 2 के एलिमेंट कैन नेवर एक्सपेंड देयर ऑक्टेट, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में सिर्फ S और P होती हैं। तो अब ये जो नाइट्रोजन है, हम इसके इलेक्ट्रॉन को लेट से डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब याद रखिएगा यहां पे ये डबल कोवलेंट बॉन्ड विद ऑक्सीजन बना रहा है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हमारे पास आ गया। यहां पे नाइट्रोजन डेटिव कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड नहीं बनाना मेरे बच्चों। नाउ इट इज मेकिंग द डेटिव कोवलेंट बॉन्ड, और ये चीज, एंड नाउ इट इज हैविंग 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। यू कैन सी दैट ये सिचुएशन है, नाइट्रोजन डेटिव कोवलेंट बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एंड दिस वन। अब HNO2 में वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहां पे सिचुएशन क्या है, ये नाइट्रोजन, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन, ओवर हियर इट इज मेकिंग डबल कोवलेंट बॉन्ड विद ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। नाउ इट इज मेकिंग सिंगल कोवलेंट बॉन्ड विद द अदर ऑक्सीजन। अब जब इसने सेकेंड ऑक्सीजन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाया, तो ऑक्सीजन के पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचा, और ये हाइड्रोजन, इसे भी हम डॉट बना लेते हैं, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आ गया, दिस वन। ये आप क्लियरली देख सकते हैं, इट वाज समथिंग लाइक दिस, HON डबल बॉन्ड O एंड दिस वन। ये मैंने ये वाली डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बना ली। ठीक हो गया जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम नहीं? गुड, शाबाश। नेक्स्ट चलते हैं जी। एग्जामिनर हमें कह रहा है वेस्पर थ्योरी, एस का कंसेप्ट है, होप सो आपको याद होगा। हम लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर काउंट करते हैं। HNO2 में अगर आप काउंट करें, वी आर हैविंग 1 लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर, दिस इज सेकंड बॉन्ड पेयर। जब 3 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग्स होती हैं तो बॉन्ड एंगल 120 होता है। 1 लोन पेयर की वजह से एवरेज 2.5 डिक्रीज हो जाता है, तो बॉन्ड एंगल विल बी 117.5 डिग्री। बाय द वे, एग्जामिनर हमसे रेंज एक्सेप्ट करता है 115 से अबव, लेसर देन 120। 120 से लेस क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहां पे हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है। एग्जामिनर हमें कह रहा है कि ये रेट इक्वेशन है। रेट इक्वेशन को हमने हाईलाइट कर दिया। अंडर सर्टेन कंडीशन द कंसेंट्रेशन ऑफ बोथ कंपाउंड इज 0.20 मोल पर DM³। कंसेंट्रेशन उसने आपको बता दी। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन इज दिस, आपने K की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आप सिर्फ और सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे। यहां पे रेट की वैल्यू हमारे पास है 1.53 इंटू 10⁻⁻⁴। K को बेटा हमने कैलकुलेट करना है। कंसेंट्रेशन ऑफ बोथ सब्सटेंस इज 0.20 मल्टीप्लाई बाय 0.20। ये आप कैलकुलेटर से यूज करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर 3.80 इंटू 10⁻⁻3। अब जब हम यूनिट की बात करते हैं तो आपको पता है रेट का यूनिट हमारे पास होता है मोल पर DM³ पर सेकेंड। K का हमने यूनिट कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई बाय ये भी कंसेंट्रेशन, ये भी कंसेंट्रेशन, मोल पर DM³ मल्टीप्लाई बाय मोल पर DM³। एंड यू कैन क्लियरली से दिस थिंग कि ये मोल पर DM³ से मोल पर DM³ कैंसिल हो गया। इसे बेटा हम इस साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, तो यहां पे जो हमारे पास यूनिट आएगा दैट विल बी मोल पावर -1, क्योंकि ये हम सेकंड साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं। DM³, ये जो माइनस है उधर जाके वो, और पर सेकंड हमारे पास एज इट इज रहेगा। तो ये बेटा हमारे पास यूनिट आ गया। होप सो आपने याद भी किया होगा कि हाउ वी कैन फाइंड द यूनिट। दिस इज द वे आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? द रिएक्शन मिक्सचर इज डिस्क्राइब्ड इन बी आपके पास ओवर द टाइम। प्रिडिक्ट वेदर द ग्राफ अगेंस्ट द टाइम हैज कांस्टेंट हाफ लाइफ। नो, व्हाई नॉट? कांस्टेंट हाफ लाइफ इज ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ कांस्टेंट होती है। तो यहां पे आप लिखोगे बिग नो। व्हाई नो? रीजन क्या है हमारे पास? आप प्रॉपरली फुल डिटेल में लिखोगे। ओवरऑल
रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर। इस चीज का ख्याल करना है, याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, उसकी हाफ लाइफ कांस्टेंट होती है, और उसकी हाफ लाइफ और रेट के दरमियान लिंक भी होता है बेटा। वो लिंक क्या होता है वो भी हम देखते हैं यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं। NO2 रिएक्ट विद O3, रेट इक्वेशन एग्जामिनर ने हमें बता दी। अंडर सर्टेन कंडीशन K इज दिस, K व्हाट इज K? K इज रेट कांस्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर का रेट यूनिट क्या होता है? मोल आपके पास, सॉरी पर सेकेंड K का जी, क्योंकि मोल पर डीएम क्यूब से मोल पर डीएम क्यूब कैंसिल हो जाता है। रिएक्शन हैज कांस्टेंट हाफ लाइफ अंडर दिस कंडीशन, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर आप दिखा रहे हैं ना, आप क्लियरली देख सकते हो। कैलकुलेट द हाफ लाइफ इन सेकेंड, तो अभी हम कर लेते हैं इसका। लाजमी ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो फार्मूलाज हैं, उन्हें लाजमी एक साइड पे आप लिख लें, दैट विल बी हेल्पफुल। हमारे पास हाफ लाइफ, अच्छा आप इसे 1/2 भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय के। आप इसे रीअरेंज करके भी लिख सकते हो, k इज इक्वल टू 0.693 ओवर हाफ लाइफ। तो यहां पे बेटा हम वैल्यू पुट कर देते हैं 0.693 डिवाइडेड बाय 0.0848, तो ये आपके पास आंसर आ जाता है। ठीक है जी, हमारे पास आपके पास कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेट कीजिएगा, 8.1 सेकेंड आ रहा है जी। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि हम यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही यूज कर रहे थे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करनी है लाजमी पहले, बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैंने आपको कहा है कि हमारे पास लिंक ऑफ दिस पेपर इज प्रोवाइडेड इन कमेंट्स बॉक्स। यहां पे आ जाते हैं, हमारे पास हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट की एग्जांपल आ गई। होमोजेनियस हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट थोड़ा बहुत आपने एएस में भी पढ़ा है, A2 में आपने इनका मैकेनिज्म मेरा पढ़ा होगा। यहां पे एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, हमारे पास NO2 प्रेजेंट इन कार एग्जॉस्ट, it can react with carbon dioxide on the surface of heterogeneous catalyst। अब यहां पे पहले नंबर पे ये चीज याद रखिएगा, whenever reaction occur on surface that is known as adsorption। तो यहां पे हम लिखेंगे कि हमारे पास पहला पॉइंट, पहली चीज क्या हो रहा है आपके पास, बी एडसॉर्प्शन। इस चीज का ख्याल रखना है कि हमारे पास एडसॉर्प्शन, ये एब्जॉर्प्शन नहीं है बेटा, इट्स नॉट बी इट्स डी, एडसॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट्स अकर। एडसॉर्प्शन से क्या मुराद होता है, व्हाट मीन बाय दिस, मैं यहां पे थोड़ा सा आपको हाईलाइट भी कर देता हूं। एडसॉर्प्शन कहते हैं आपके पास एब्जॉर्ब ऑन सरफेस, ये बेटा, तो आपने प्रॉपरली एडसॉर्प्शन की टर्म यूज करनी है। दिस इज द फर्स्ट स्कोर, पहली चीज कि हमारे पास कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर रिएक्टेंट एडसॉर्ब हो रहे हैं। अब बेटा दूसरे नंबर पे जो रिएक्टेंट्स होते हैं, बेसिकली दे मेक द वीकर बॉन्ड विद द कैटलिस्ट, तो इसकी वजह से रिएक्टेंट के अपने बॉन्ड वीक हो जाते हैं। तो यहां पे आप लिखोगे बॉन्ड बिटवीन रिएक्टेंट्स, आप यहां पे इन्हें स्पेसिफाई भी कर सकते हो जी। ये क्या हो जाते हैं बेटा, वीकन हो जाते हैं। नेक्स्ट बेटा, अब क्या होता है, जब यहां पे ये बॉन्ड वीक होते हैं, ऑब्वियसली दे विल चेंज इनटू द प्रोडक्ट, तो डिसॉर्प्शन होती है, यानी अपोजिट प्रोसेस ऑफ एडसॉर्प्शन। तो यहां पे हम लिखते हैं डिसॉर्प्शन अकर। अब जो रिएक्टेंट होते हैं, दे चेंज इनटू द प्रोडक्ट, दे लीव द रिएक्शन मिक्सचर एंड ऑल अदर थिंग्स। बेशक आप यहां पे लिख सकते हो रिएक्शन अकर। अब 3 मेन पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट एडसॉर्प्शन, सेकंड पॉइंट बॉन्ड वीकनिंग, तीसरा डिसॉर्प्शन। 3 पॉइंट लिखेंगे तो यू विल गेट द 2 स्कोर, अदरवाइज बेटा आपको स्कोर
नहीं मिलेगा, एक पॉइंट भी छोड़ दिया तो एक स्कोर चला जाएगा जी। डन हो गया जी। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 इज वेरी इजी, आपका फेवरेट टॉपिक एसिड बेस वाला जी, केमिकल इक्विलिब्रियम। डिफाइन कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। बहुत आसान सा है। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होता है पेयर ऑफ सब्सटेंस differ by one H positive ion only. This is very important thing to write the only as well. याद रखिएगा हमारे पास everything else will be same, सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन आयन का डिफरेंस होगा। एसिड में एक हाइड्रोजन आयन ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू बेस। ये नीचे एग्जांपल भी आ रही है, वो आपको आइडिया हो जाएगा आपके पास। यहां पे एग्जामिनर कह रहे हैं गिव द फार्मूला ऑफ कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस ऑफ हाइड्रोजन फास्फेट आयन HPO4-2। अब जब हम इसका कॉन्जुगेट एसिड करेंगे, मीन हम इसे बेस कंसीडर कर रहे हैं, एसिड में 1 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा होगा, तो अब आप हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज होता है +1, व्हेन यू विल ऐड 1 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा, तो अब आपके पास ओवरऑल चार्ज 1 यूनिट डिक्रीज हो जाएगा जी, यानी H+1 है, -2 से -1 आ गया। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस, इट मीन कि हमने यहां से इसे एसिड कंसीडर करना है, इससे एक हाइड्रोजन आयन को रिमूव करना है। ऑलरेडी इसके ऊपर चार्ज 2- है, जब एक पॉजिटिव चार्ज रिमूव करोगे द चार्ज विल बिकम आपके पास -3। ये बेटा आपके पास, तो देखिए ना, एवरीथिंग एल्स इज सेम, द डिफरेंस इज ओनली 1 H पॉजिटिव आयन, दैट इज नोन एज कॉन्जुगेट पेयर। नेक्स्ट पार्ट, एग्जामिनर हमें कह रहे हैं Ka ऑफ प्रोपेनोइक एसिड, Ke हमें वो दे रहा है आपके पास, ये उसकी वैल्यू है, हम हाईलाइट कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। Ka, अब बेटा वो हमें कह रहे हैं कि द पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज दिस, और हमसे क्या पूछ रहा है, कंसंट्रेशन पूछ रहा है। ओके, आपको पता है ना हमारे पास एसिड की पीएच का क्या फार्मूला होता है, बेसिकली आपके पास पीएच का फार्मूला होता है, एक मिनट मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि आपकी रिवीजन भी होती रहे। pH is equal to negative log concentration of hydrogen ion, or concentration of hydrogen ion is 10 to raise power minus pH। एक तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, इसका हमें एक स्कोर मिलेगा। सेकेंडली, आप सबको आइडिया होगा कि हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू Ka इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड वी आर टेकिंग इट स्क्वायर रूट। आप इसे यूं भी लिख सकते थे, जो एस आपने A2 के अंदर डेरिवेशन किया, कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन स्क्वायर ओवर कंसेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। जो आपके लिए इजी हो आप उसी को यूज करेंगे एंड ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे एंड यू विल गेट द सेकेंड वन। स्क्रीनशॉट लें जल्दी से ताकि आपके रिवीजन भी होती जाए। ओके, ले ली स्क्रीनशॉट, डन, गुड। इधर आ जाते हैं, 2 स्कोर का क्वेश्चन है। पहला स्कोर क्या है, हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन कैसे फाइंड करेंगे, कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज 10 टू रेस पावर माइनस पीएच। पीएच की वैल्यू उसने हमें बताई है 3.6, तो -3.60। इसको कैलकुलेट करें आप जी, कैलकुलेट करेंगे इसका आंसर आ जाएगा 2.51 इंटू 10 टू रेस पावर -4 मोल पर dm³। दिस इज योर फर्स्ट स्कोर। सेकेंड स्कोर ये देखिएगा, हमने क्या लिखा है, आइदर यू कैन यूज दिस फार्मूला और यू कैन यूज दिस फार्मूला। पर्पस चूंकि हमारे पास एसिड की कंसेंट्रेशन है, हम इसे रीअरेंज भी कर सकते हैं जी। रीअरेंज कैसे कर सकते हैं, हम यहां पे इस रीअरेंज करके देखें, तो यहां पे हम आ जाते हैं जी इधर। लेट से आप यहां पे लिख रहे हो Ka इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन ओवर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोपेनोइक एसिड CH3। एक मिनट,
CH3 CH2 COOH। अब आपने यहां पे वैल्यू फाइंड की हुई है, आप यहां पे लिख सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोपेनोइक एसिड इज इक्वल टू इसका स्क्वायर हाइड्रोजन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन स्क्वायर ओवर के। तो आपके पास वैल्यू कितनी है हाइड्रोजन आयन की, वो हमारे पास आ जाती है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 2.51 इंटू 10 टू रेस पावर -4 इट्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय के ए की वैल्यू हमें एग्जामिनर बता रहा है 1.35, ये देखिएगा, इंटू 10 टू रेस पावर -5, ये हम यहां पे आ जाते हैं। तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो योर आंसर इज 4.67 इंटू 10 टू रेस पावर -3। ये वर्किंग ऑब्वियसली आपने कैलकुलेटर से कर ली, ये मैंने प्रॉपरली फुल डिटेल वर्किंग आपको बता दी जी। डन हो गया जी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्या पूछ रहा है जी, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। याद है आप लोगों को, हमारे पास Kw विच इज नोन एज वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इनटू OH negative, or you can write concentration of OH negative is equal to Kw over concentration of H positive. याद रखिएगा Kw at room temperature and pressure 1 into 10 to raise power -14 होता है, ये कांस्टेंट पेपर के एंड में गिवन भी होते हैं। तो यहां पे आप वैल्यू पुट करते हो, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इज 1 into 10 to raise power -14 जो हमारे पास है, और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ये हमने कैलकुलेट की है 2.51 इंटू 10 टू रेस पावर -4। तो आपके पास आंसर आ गया 3.98 इंटू 10 टू रेस पावर -11। ये आपके पास आंसर आ गया। डन हो गया जी, चलें जी, गुड। अब हमें एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद द सेम पीएच वैल्यू आपके पास जी। अब देखिए ना बेटा, आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। अगर मैं यहां पे लेट से वाटर लिख दूं तो ये H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। जब ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया तो जो एसिड की कंसंट्रेशन है वही हाइड्रोजन आयन की होगी, और हाइड्रोजन आयन की आप कंसंट्रेशन ऑलरेडी यहां पे कैलकुलेट कर चुके हैं, तो वही आपके पास होगी 2.51 इंटू 10 टू रेस पावर -4। क्या कहा बेटा मैंने, HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, whatever is the concentration of acid will be the same concentration of hydrogen ion। चूंकि एग्जामिनर हमें कह रहा है कि हमारे पास पीएच वैल्यू सेम है, इट मीन हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन सेम होगी, एंड हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हमने यहां पे कैलकुलेट किया है, एंड अकॉर्डिंग टू स्ट्रॉन्ग एसिड हम कह रहे हैं वही कंसंट्रेशन हाइड्रोजन और HCl की सेम होगी। तो ये बेटा हमारे पास हो गया जी। डन हो गया जी, चलेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ जाते हैं। गुड शाबाश। अच्छा, कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा, चूंकि लेंथी पेपर है इसलिए मैं थोड़ी सी फास्टर पेस के साथ चल रहा हूं। आप इसे पास करके दोबारा से भी लिसन कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। क्वेश्चन हमारे पास है, एग्जामिनर हमें 3 पॉसिबल के ए वैल्यू ऑफ डाई मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड दे रहा है जी। ओके फाइन, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप उसने इंक्रीज कर दिए। आपको पता है ना, अल्काइल ग्रुप हैव पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, इन अदर वर्ड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, वो OH के दरमियान बॉन्ड पोलैरिटी को डिक्रीज करते हैं। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। यहां पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा। लेस पोलराइजेशन मीन मोर स्टेबल बॉन्ड, हाई पोलराइजेशन लेस स्टेबल बॉन्ड। ये बहुत कॉमनली हम लोग पढ़ते रहते हैं। अगर आपको कभी भी ये डाउट हो तो आप बकायदा डेटा बुकलेट में चेक कर सकते हो, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इन एनी अदर कंपाउंड,
इसकी बॉन्ड एनर्जी कंफर्म लाजमी कीजिएगा 805 होती है, इसकी बॉन्ड एनर्जी 745 या 750 के अराउंड होती है, लेस बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि बॉन्ड पोलराइज्ड है आपके पास, बॉन्ड को इजीली ब्रेक कर सकते हैं। आई एम श्योर ये कंसेप्ट आप लोगों ने लास्ट में पढ़ा होगा। इधर आ जाती है यहां पे, अब आपने आर ग्रुप इंक्रीज कर दिए, आपके पास बॉन्ड स्ट्रांग हो गया। जब बॉन्ड स्ट्रांग है, एसिड वीक हुआ, वीक एसिड मीन आपके पास के ए की वैल्यू डिक्रीज हो गई, तो ये आपके पास आंसर। कैसे? आपने इस के ए वैल्यू को नहीं भूलना, ये 1.35 इंटू 10⁻⁻³ अब जो आपकी वैल्यू होगी वो इस वैल्यू से, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से स्मॉलर होगी, तो दिस वैल्यू इज द स्मॉलर। एक्सप्लेनेशन में हम लिख भी देते हैं, एक्सप्लेनेशन क्या है हमारे पास, डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, ये मैं एक एक चीज आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, इज अ वीकर एसिड। व्हाई इट इज वीकर एसिड? हम यहां पे लिखते हैं अल्काइल ग्रुप have positive inductive effect ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट का अपोजिट होता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, सो आपके पास मोर अल्काइल ग्रुप lesser oxygen hydrogen bond polarity and bond strength increase। देखिएगा क्या कहा है मैंने आपको जिस तरह यहां पे एग्जांपल दी थी कि अगर आप बॉन्ड पोलैरिटी को इंक्रीज करते हो तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। यहां पे बिल्कुल अपोजिट है। वैसे ये मैंने अल्कोहल लिखा था, ये ईएस में आपने पढ़ा था, इसलिए अल्कोहल मैंने यहां पे। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड में मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स हैं, इसलिए ये वीकर एसिड है। अल्काइल ग्रुप हैव पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। व्हाट मीन बाय पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, more alkyl group, lesser OH bond polarity और bond strength increase हो गई। तो हमने सारी के सारे पॉइंट्स को यहां पे स्पेसिफाई किया। हमने एक स्कोर लिया इस वैल्यू का और वीकर का, एक स्कोर हमारे पास अल्काइल ग्रुप की नेचर का आ गया, इट हैज पॉजिटिव, एक स्कोर हमने बॉन्ड पोलैरिटी और बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात की। तो ये चीजें बेटा आपने लाजमी माइंड में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, इसमें एक बड़ा ट्रिक है, इंटरेस्टिंग ट्रिक, गौर से सुनिएगा। सोल्यूशन डी इज मेड बाय मिक्सिंग 100 cm³ of 0.10 mole per dm³ ethanoic acid and 100 cm³ of 0.1 mole per dm³ सोडियम क्लोराइड। अब जिस भी बच्चे ने ये रट्टा लगाया कि हमारे पास वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग साल्ट और द बफर सोल्यूशन, वो यहां पे ट्रैप हो गया। याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड इज नॉट हैविंग कॉन्जुगेट बेस ऑफ प्रोपेनोइक एसिड, इसमें कोई इसकी कॉन्जुगेट बेस नहीं है। सो द मिक्सचर ऑफ दीज टू इज नॉट बफर राइट नाउ। हाँ, बेस ये ऐड करेंगे तो हो सकता है हमारे पास। अब वो कह रहे हैं कि यहां पे solution D is made by small amount of sulfuric acid are added when small amount of sodium hydroxide is added. Okay, fine. The solution D acts as a buffer when one of these substances is acted. One of these substances. Solution D act when dash is added. क्या add होता है?
सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्यों भाई, व्हाट इज द रोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड? ये आपके पास है प्रोपानोइक एसिड, आप क्या ऐड कर रहे हो? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना? सोडियम प्रोपानोएट। आपने नोट किया मैंने यहां पे चार्जेस भी लिख दिए। क्यों लिखे चार्जेस? आप इसे लिख सकते हो CH3CH2COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, ऑल कंपाउंड्स ऑफ सोडियम आर कंप्लीटली वाटर सॉल्युबल, प्लस आप यहां पे लिख रहे हो वाटर। सो व्हाट इज दिस? इट्स कॉन्जुगेट बेस। व्हाट इज दिस? वीक एसिड। आपके पास जो ही आपने स्मॉल अमाउंट 1 या 2 ड्रॉप भी ऐड किए, फौरन ही हमारे पास ये कॉन्जुगेट बेस बनी। कॉन्जुगेट बेस एंड दिस एसिड, व्हाट दे डिड, दे फॉर्म बफर। इन्होंने बफर बना लिया। इसका मतलब है कि ये हमारे पास, ये जो आपने इक्वेशन पढ़ी होगी, ये बेटा आपके पास बफर सॉल्यूशन होता है, ये हमारे पास बफर के तौर पर एक्ट करता है। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास इज एडेड। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन आप लिख सकते हो, ये आपके पास प्रोपानोइक एसिड CH3CH2COOH आपके पास। आप डायरेक्ट बेस भी लिख सकते हो NaOH, अब सिर्फ OH नेगेटिव भी लिख सकते हो। इट इज चेंजिंग इनटू CH3CH2CO नेगेटिव प्लस आपके पास H2O। याद है ना, आप लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा होगा कि हमारे पास हाउ बफर एक्ट्स। जब भी हम बेस ऐड करते हैं, वीक एसिड रिएक्ट करता है एंड इट चेंज इनटू कॉन्जुगेट बेस एंड वाटर। और जब हम एसिड ऐड करते हैं तो कॉन्जुगेट बेस रिएक्ट करती है। तो प्रोपानोइक एसिड में ऐसा हमारे पास कॉन्जुगेट बेस नहीं है, वो हम देखते भी हैं। कंप्लीट द सेंटेंस, एक्सप्लेन व्हाई सॉल्यूशन डी डज नॉट एक्ट एज ए बफर व्हेन द अदर सॉल्यूशन इज एडेड। तो बहुत आसान सी चीज है। आपने क्या चीज ऐड किया? H2SO4। जब आपने H2SO4 को ऐड किया तो क्या हुई? एक्सप्लेनेशन क्या हुई? हमारे पास conjugate base, even you can write the conjugate base CH3CH2CO2 negative is not present in solution। अच्छा याद रखिएगा, आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो वीक एसिड होता है, कुछ ना कुछ तो डिसोसिएट होगा। यस यू आर राइट, लेकिन वो बहुत ही कम होता है, इग्नोरेबल होता है। आपको पता है ना परसेंटेज डिसोसिएशन के आपने क्वेश्चन किए होंगे, इट्स वेरी वेरी लेस। आपने हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन तो देखी है, ये देखेगा ना। आपको अगर याद हो हाउ बफर एक्ट्स में हम ये कहते थे कि कॉन्जुगेट बेस व्हेन वी ऐड एसिड इट चेंज इनटू वीक एसिड। अच्छा, जब ये प्रेजेंट ही नहीं है हमारे पास, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, जब ये हमारे पास प्रेजेंट ही नहीं है सॉल्यूशन में, तो क्या बफर एक्ट करेगा? आंसर इज नो। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये हमने कहा कि चलें थोड़े से आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, आपका बफर का कंसेप्ट रिकॉल हो जाए, रिवाइज हो जाए जी। डन हो गया जी। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। शाबाश। क्वेश्चन आपने खुद अटेम्प्ट किए, कितने अभी तक किए मुझे बताइएगा। शाबाश। मैग्नीज हाइड्रोक्साइड ओनली स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, हम पार्शली सॉल्युबल कहते हैं, इसके लिए KSP का कंसेप्ट यूज करते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ मैग्नीज हाइड्रोक्साइड इन वाटर इज दिस ग्राम पर डीएम क्यूब। यूनिट का लाजमी ख्याल रखिएगा, हमें एग्जामिनर ग्राम पर डीएम क्यूब में दे रहा है जी। कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन, किस में बेटा? मोल पर डीएम क्यूब में। याद है ना फार्मूला, मैं यहां पे दोबारा भी लिख देता हूं, आप ओ लेवल से भी पढ़ते आ रहे हैं, ओ लेवल में नहीं पढ़ा तो 100% आपने AS प्रैक्टिकल में पढ़ा होगा। कंसेंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन इन ग्राम पर डीएम क्यूब डिवाइडेड बाय mR। अच्छा टेंशन नहीं लेनी, ये मोल है ये ग्राम है, तो मोल
कैसे बनते हैं, ग्राम ओवर एमआर। ये वही कंसेप्ट है कि मोल दिस इज इक्वल टू मास ओवर एमआर। कभी भूल भी जाए तो यू कैन यूज दिस कंसेप्ट। तो यहां पे आपके पास एग्जामिनर आपको वैल्यू बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास 3.28 इंटू 10⁻⁻³ है। इसका एमआर अगर आप मैंगनीज हाइड्रो ऑक्साइड का कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास 88.9 आ जाता है। यहां पे बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा 3.69 इंटू 10⁻⁻⁵। ये आपके पास आंसर आ गया जी। अच्छा, इस पार्ट में ना अक्सर बच्चे, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 3, उसमें बच्चे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं, बट एनीहाउ उसकी तरफ आते हैं। राइट द केएसपी एक्सप्रेशन फॉर मैंगनीज हाइड्रोक्साइड। तो आपके पास पहले नंबर पे आपको इक्वेशन लाजमी पता होनी चाहिए। ये आपके पास है मैंगनीज हाइड्रोक्साइड सॉलिड, वाटर लिक्विड। ये आपके पास चेंज हो जाता है मैंगनीज 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2OH नेगेटिव एक्वस। तो ये मैंने इसलिए लिखा है कि यहां पे 2 है, वैसे आप यहां पे भी देख सकते थे, ये यू कैन सी 2। इस 2 को इग्नोर नहीं करना। तो वी आर राइटिंग कंसंट्रेशन ऑफ मैंगनीज 2 पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इट्स स्क्वायर। अब कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर डीएम क्यूब। क्या यूनिट है, मोल पर डीएम क्यूब। बट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग द स्क्वायर ऑफ दिस। तो हमारे पास ओवरऑल आ जाएगा मोल की पावर 3, ये देखें ना, ये एंड ये इसका स्क्वायर, एंड डीएम की पावर -9। डन हो गया जी। अब हम आ जाते हैं केएसपी एक्सप्रेशन से केएसपी की कैलकुलेशन। एग्जामिनर हमें कह रहे हैं कि हमारे पास यूज योर आंसर D1 D2 कैलकुलेट द केएसपी ऑफ दिस कंपाउंड। ओके, आपके पास कंसंट्रेशन है मैंगनीज हाइड्रोक्साइड की, ये बेटा केएसपी एक्सप्रेशन है। यहां पे मैंने आपके सामने इक्वेशन लिखी है। मैंगनीज हाइड्रोक्साइड जब डिसोसिएट होगा, डिसॉल्व होगा, तो इसका 1 मोल 1 मोल मैंगनीज आयन देगा, 2 मोल हाइड्रोक्साइड देगा, द वन विच इज डिसोसिएटेड डिसॉल्व। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ मैंगनीज 2 पॉजिटिव, जो हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन थी, वी आर राइटिंग द सेम कंसंट्रेशन 3.69 इंटू 10⁻⁻⁵ मोल पर डीएम क्यूब। अब यहां पे आता है प्रॉब्लम। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं सर हम यहां पे ऑलरेडी स्क्वायर कर चुके हैं, तो हमें OH की कंसंट्रेशन को ट्वाइस नहीं करना, विच इज रॉन्ग। कंसंट्रेशन ऑफ OH, याद रखिएगा, आपके पास अगर मैंगनीज आयन 1 मोल बन रहा है तो OH के मोल डबल हैं, ट्वाइस है, सो इट्स कंसंट्रेशन मस्ट बी ट्वाइस। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3.69 इंटू 10⁻⁻⁵ मोल पर डीएम क्यूब। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपने लाजमी 2 से मल्टीप्लाई करना है ड्यू टू मोलर रेशियो। अब आपके सामने केएसपी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, केएसपी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ मैंगनीज आयन विच इज 3.69 इंटू 10⁻⁻⁵ इंटू ये बेटा 2 इंटू 3.69 इंटू 10⁻⁻⁵ एंड स्क्वायर, डबल भी किया रेशो के हिसाब से, स्क्वायर किया एज पर फार्मूला। तो अब आप वैल्यू पुट करोगे एंड योर आंसर इज 2, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे, इंटू 10⁻⁻3। बाय द वे हम यूनिट ऑलरेडी ऊपर लिख चुके हैं। इफ यू वांट टू रीराइट, मोल क्यूब डीएम की पावर -9। डन हो गया जी। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुड, शाबाश जी। नेक्स्ट आ जाते हैं। अच्छा, ये एटमाइजेशन पहले एएस के अंदर होता था टॉपिक, A2 में आपको इसके इसलिए कंपैरेटिवली कम क्वेश्चन मिलेंगे। अब A2 के अंदर एग्जामिनर ने 22 से ऑनवर्ड शामिल कर लिया, इट्स गुड थिंग। डिफाइंड एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन, स्टैंडर्ड नहीं लिखा, नो नीड टू राइट द स्टैंडर्ड कंडीशन। तो क्या है हमारे पास,
अच्छा, एटमाइजेशन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। याद है ना, कुछ वैल्यूज हमेशा एंडो होती हैं, कुछ वैल्यू हमेशा एक्सो होती हैं, और कुछ वैल्यूज लाइक सोल्यूशन में बी एंडो में बी एक्सो। तो यहां पे हम लिखेंगे एनर्जी रिक्वायर्ड। आप चेंज इन एंथैल्पी भी लिख सकते हो, लेकिन चूंकि वी आर श्योर अबाउट इट इट्स एंडो, इसलिए हमने यहां पे लिख दिया एनर्जी रिक्वायर्ड। टू फॉर्म 1 mole of gaseous atom याद रखिएगा, गैशियस लाजमी लिखना है। एटमाइजेशन में हमेशा गैशियस एटम्स बनते हैं। कहां से बने? फ्रॉम द एलिमेंट। जिस भी एलिमेंट की हम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कर रहे हैं, द एलिमेंट, उसी की बेटा हमारे पास होते हैं एटम्स बनते हैं। नेक्स्ट, डिफाइन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब देखें, फर्स्ट उसने स्पेसिफाई कर दिया, एंड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एक्सोथर्मिक। अच्छा, अगर वो फर्स्ट स्पेसिफाई ना करता, लेट्स से सेकंड होती, थर्ड होती, तो आपको पता है सेकंड एंड थर्ड आर एंडोथर्मिक। लेट्स से मैं ऑक्सीजन माइनस चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन इट इज चेंजिंग इनटू -2, दिस इज सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये भी नेगेटिव, this is also negative, similar charges repel, so this one is endo. But when we are talking about first, तो ये बेटा हमारे पास एक्सोथर्मिक होती है। तो हम यहां पे लिखेंगे, अगेन स्टैंडर्ड कंडीशन मेंशन नहीं है, एनर्जी गिवन आउट। कब गिवन आउट? when 1 mole of gaseous atoms gain 1 mole of electrons। अच्छा, यहां पे ना ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। आप या तो लिखोगे ईच एटम गेन 1 इलेक्ट्रॉन, या आप लिखोगे हमारे पास टू फॉर्म 1 मोल ऑफ आयन चार्ज -1। मैं यहां पे लिख देता हूं, क्योंकि 1 मोल में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम होते हैं। ईच एटम गेन 1 इलेक्ट्रॉन, यानी बेसिकली Avogadro's number of atoms gaining Avogadro's number of electron, and each atom is gaining 1 electron। अब ये जो मैंने रेड लाइन लिखी है, आप इसके बजाय यूं भी लिख सकते थे, टू फॉर्म 1 मोल ऑफ गैसियस आयन चार्ज -1। ये टोटली आप पे डिपेंड कर रहा है। जब हमने एटम कहा तो अंडरस्टूड है दे आर इन द गैसियस फॉर्म, तो आपकी अपनी मर्जी, एक स्कोर के लिए जो आप लिखना चाहें बेटा। अब हम यहां पे आ जाते हैं, एक्सप्लेन व्हाई फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज मोर एक्सोथर्मिक। जब भी हम एक्सोथर्मिक की बात करते हैं, या आप एएस में भी पढ़ चुकी हो, ऑलवेज टॉक अबाउट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कभी भी निग्लेक्ट नहीं करना व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मोर और लेस एक्सोथर्मिक। तो अब आपके पास, आपको पता है ना, डाउन द ग्रुप साइज बड़ा हो रहा होता है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा होता है। तो आप यहां पे लिख सकते हो, आयोडीन हैज larger atomic radius। अच्छा, आप शील्डिंग भी बेशक यहां पे स्पेसिफाई कर लें, एंड मोर
शील्डिंग इफेक्ट, ये हमारे पास पहला स्कोर आ गया जी। अब क्या है नेक्स्ट, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस किस के दरमियान स्पेसिफाई करेंगे आप, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन is lesser for iodine। अब आपने नोट किया, हमने यहां पे दोनों चीजों के ऊपर फोकस किया। हमने यहां पे पहले नंबर पे रीजन बताई, सेकेंड नंबर पे हमने यहां पे कहा कि हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज हो रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेसर, तो ड्यू टू दिस रीजन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज आल्सो लेसर। डन हो गया जी, गुड, शाबाश। बोर तो नहीं हुए जी, होना भी नहीं है, पेपर में 2 घंटे आपने करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एंथैल्पी चेंज। आपके पास फर्दर रिएक्शन Cl2 गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास इज दिस वन। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज दिस, और यहां पे कह रहा है एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन ना एग्जामिनर हमसे ब्रोमीन से रिलेटेड भी पूछ चुका है पहले, उसे एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन वहां पे पूछा था, Br2 लिक्विड से Br2 गैसियस में चेंज हो रहा था, वहां पे स्लाइटली कंसेप्ट चेंज था। तो सबसे पहले मैं आपकी ईज के लिए एनर्जी साइकिल बना देता हूं। जो वैल्यू उसने हमें दी हुई है हम उसे एज इट इज रहने देते हैं। एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। क्या है हमारे पास, आई एम सॉरी, ये मैं असल में कलर चेंज करना चाह रहा था। ये Cl2 gaseous gaining 2 electron, it is changing into 2 Cl gaseous। एग्जामिनर हमें इसकी वैल्यू दे रहा है, कितनी वैल्यू हमें दे रहा है, -486, सॉरी नॉट 400, ये आपके पास सॉरी -486 ही है, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, -486। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे एग्जामिनर पूछ रहा है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। आपको पता है एटमाइजेशन क्या होता है, जब आपके पास गैसियस एटम बने, ये आयन बन रहा है, हम एटम की बात कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, आप यहां पे डाउनवर्ड एरो बना लें, 2Cl गैसियस एटम, इन इलेक्ट्रॉन को एज इट इज रहने दें। अब बेटा यहां पे देखिएगा मैंने 2 लिखा है, ड्यू टू 2 हम इसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ Cl। ओके, अगर उसने स्टैंडर्ड नहीं कहा तो यू कैन इग्नोर दैट एज वेल। और यहां पे ये आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसकी वैल्यू हमें दे रहा है -364, चूंकि 2 मोल हैं तो 2 इंटू -364। अब आपके पास है साइकिल बन गया बड़ी क्लियरली। आई एम 100% श्योर आप सबको आइडिया होगा कि ये डायरेक्ट वे है, ये हमारे पास इनडायरेक्ट वे है। टोटल एंथैल्पी चेंज ऑफ डायरेक्ट वे इज इक्वल टू टोटल एंथैल्पी चेंज ऑफ इनडायरेक्ट वे। एस में बच्चों को प्रॉब्लम आता है साइकिल बनाने में, A2 में बोर्नहाइबर साइकिल और इतनी चीजें वो कर लेती हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के साइकिल, कि मेनली ये प्रॉब्लम बच्चों में नहीं रहता जी। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आप वीडियोस चेक कर लीजिएगा, मुझे कमेंट्स में भी बता दीजिएगा, जो प्रॉब्लम हो मैं स्पेशली आपके लिए बना लूंगा। -486 वेव 1 से जो आ रहा है, 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, उसे हम x कर लेते हैं, प्लस आपके पास आ गया 2 इंटू -364। अब आप इसको सॉल्व कर लें तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है +121 किलो जॉल पर मोल। हम यहां पे लिख देते हैं 121 किलो जॉल पर मोल। अब है कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? नो, गुड, जागते रहें एवरीवन, आप पास कर सकते हो और दोबारा से यू कैन कम बैक एज वेल, ठीक है जी, बिकॉज
आपके मिड का जो कोर्स होता है वो ट्रांजिशन मेटल तक है, इस क्वेश्चन को देख लें। ट्रांजिशन की वजह से 2 क्वेश्चन थे, फिर ऑर्गेनिक पे बेशक आप बाद में आ जाइएगा, ब्रेक ले लें, लेकिन ब्रेक ना लें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पेपर आपने 2 घंटे करना है, तो आपकी हैबिट बनेगी। कोबाल्ट है ट्रांजिशन एलिमेंट, आप सबको आइडिया है, ट्रांजिशन एलिमेंट ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s एंड 3d। मैं बार बार एक चीज बच्चों को कहता हूं कि आप पहले जब भी ट्रांजिशन एलिमेंट के आयनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो आपने ये नहीं देखना कि आपके पास 2 पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्ट 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें। यू मस्ट हैव आइडिया कि इलेक्ट्रॉन पहले 4s से जाएगा, देन इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम 3d, क्योंकि कोबाल्ट का प्रोटॉन नंबर हमारे पास होता है 27। बाज़ औक़ात बच्चे ये करते हैं कि 2 पॉजिटिव मीन 25, और वो 25 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं, जो कि हमारे पास 4s2 3d5, एंड दैट कैन बी रॉन्ग एज वेल। तो आप इसकी प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें, 3d7 4s2, जब ये आयन में चेंज हुआ तो 4s2 से इलेक्ट्रॉन रिमूव किए। ये मैंने बहुत डिटेल में ES में भी बताया हुआ है बच्चे को। ये 3d7, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम 3d 3d6। आपको पता है ना, ड्यू टू दिस रीजन ट्रांजिशन मेटल्स हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, because there is a small difference between the energy of 4s and 3d. They can lose electron sorry, they can lose electron from 4s as well as 3d. तो इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है। एनीवे, एक्सप्लेन व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयन। आपको पता है ना, लाइगेंड जो होता है इट मेक डेटिव कोवलेंट बॉन्ड विद द ट्रांजिशन मेटल आयन। अब वो किसके साथ बना रहे? एमटीडी के साथ। अब एक चीज याद रखिएगा, आपको पता है ना, अगर मैं किसी भी एलिमेंट की बात करूं जिसमें 3rd शेल है या 4th शेल है, तो वहां पे d ऑर्बिटल है, लेकिन क्या वो एनर्जेटिकली एक्सेसिबल है? क्या वहां पे बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड स्टेबल होगा? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आप यहां पे सिर्फ और सिर्फ वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं लिखोगे, यहां पे मैं लिख देता हूं ड्यू टू एम्प्टी वैकेंट, जो भी आपका दिल करे। अब याद रखिएगा, डी ऑर्बिटल 3rd में, 4th में, 5th में, सब में है, तो क्या वो एक्सेसिबल भी है? तो एनर्जेटिकली एक्सेसिबल होने चाहिए। दैट यानी एनर्जेटिकली एक्सेसिबल से मुराद है कि हमारे पास जब इनके साथ बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड विल बी स्टेबल आपके पास जी, यानी हमारे पास कोई वो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये चीज आपने लाजमी लिखनी है। क्या है? एनर्जेटिकली एक्सेसिबल से मुराद ये होता है कि बॉन्ड जब बनेगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो इनफ होनी चाहिए कि वो कंपाउंड स्टेबल रहे, बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा ना हो, बॉन्ड कहीं वीक ना हो जाए। दैट इज नोन एज एनर्जेटिकली एक्सेसिबल। नेक्स्ट आ जाते हैं कलर। कॉपर के कॉम्प्लेक्स, कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स कलर लाजमी याद रखनी है। मैं रिपीट कर देता हूं, कॉपर कॉम्प्लेक्स कलर, कॉपर का एक्वस सोल्यूशन, कॉपर क्लोराइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर का आपके पास आ जाता है अमोनिया के साथ। सेम इज द केस विद कोबाल्ट, इनके कलर लाजमी याद रखने हैं। डिस्क्राइब द कलर चेंज। आपके पास कोबाल्ट कंटेनिंग कंपाउंड, एक्वस कोबाल्ट का जो कंपाउंड होता है वो हमारे पास होता है पिंक, कॉपर होता वो हमारे पास ब्लू होता है जी। HCl आपने ऐड किया, इट चेंज इनटू ब्लू। अगर कॉपर होता, कॉपर क्लोराइड येलो होता है आपके पास जी। स्टेट द कोबाल्ट कंटेनिंग प्रोडक्ट आपके पास, तो अब यहां पे कोबाल्ट क्लोराइड वाटर सॉल्युबल है, सो दिस विल बी एक्वस। हाइड्रोक्साइड्स होती हैं तो वो हमारे पास इनसॉल्युबल होती हैं, वो हमारे पास प्रेसिपिटेट आ सकती है। राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, तो बिल्कुल हम यहां पे इक्वेशन लिख देते हैं, कोबाल्ट H2O 6 टाइम, चार्ज इज 2 पॉजिटिव, 4 क्लोराइड। याद रखिएगा हमारे पास
क्लोराइड जो होता है एक तो नेगेटिवली चार्ज्ड है, फिर इसका साइज बड़ा है, तो क्लोराइड जब कोबाल्ट के साथ या कॉपर के साथ अटैच्ड होता है तो 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं रहता, इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज टू 4, क्योंकि ये अब एनर्जेटिकली अनस्टेबल हो जाता है, रिपल्शन ज्यादा हो जाती है हमारे पास। तो ये आपके पास होता है COCl4 -2 प्लस आपके पास 6H2O। क्या है, चलिए आप लोग कंफ्यूज ना हो, मैं भी आपको बता देता हूं। लेट्स से ये कॉपर है या कोबाल्ट है, अगर आपने ना इस तरीके से 6 बना लिया, क्योंकि मैं बार बार टर्म यूज कर रहा हूं एनर्जेटिकली स्टेबल या अनस्टेबल, तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। ये क्लोराइड है, ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये एक और क्लोराइड है नेगेटिव, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, व्हाट दे डू, दे रिपेल ईच अदर, इनके दरमियान 90 का एंगल अनस्टेबल होता है। तो इसलिए जब इनका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 4 होता है, टेट्राहेड्रल शेप होती है, नाउ दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर, ये देखें यहां पे बॉन्ड एंगल होता है 109.5। तो इस चीज के लिए ये जो चीज होती है इसे हम कहते हैं एनर्जेटिकली अनस्टेबल, यानी बॉन्ड एनर्जी इतनी नहीं होती जितनी इनके दरमियान रिपल्शन होती है। अब समझ आ गई, रटा नहीं लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन, बहुत आसान है, ये भी लाइगेंट है हमारे पास, वाटर इज आल्सो लाइगेंट, सो दिस इज ligand exchange, ligand displacement reaction. Write an equation for the reaction when excess of sodium hydroxide. अब यहां पे एक चीज ध्यान में रखिएगा, एक्सेस ऑफ अमोनिया एंड एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिफरेंट होता है। बाज़ औक़ात बच्चे ये समझते हैं कि जिस तरह हम एक्सेस ऑफ अमोनिया ऐड करते हैं शुरू में प्रेसिपिटेट बनते हैं और एक्सेस में वो डिजॉल्व हो जाते हैं, दिस थिंग माइट हैपन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, नो इट्स नॉट ट्रू। इसमें हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट फर्दर डिजॉल्व नहीं होते, या आप एएस में सॉल्ट एनालिसिस भी कर चुके हैं। इसका रूल बहुत आसान होता है, ये देखिएगा, COH2O 6 टाइम चार्ज इज 2 पॉजिटिव, whatever is the charge on the metal ion, same number of OH negative will be attached. यहां पे कोई ऐसी मेटल होती, लेट्स से आयरन 3 पॉजिटिव, तो 3 हाइड्रोक्साइड आते। कोई मेटल होती जिसके ऊपर +1 चार्ज होता तो 1 OH नेगेटिव आता। तो हमारे पास ओवर हियर बेटर वे इज दिस, COH2O 4 टाइम OH2 टाइम सॉलिड। लेकिन अगर कोई भी बच्चा इसे यूं लिखना चाहे, COOH2 टाइम सॉलिड, अगेन इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, और प्लस आपके पास यहां पे 2H2O, ये इस पहले केस में, क्योंकि हमने यहां पे 2 को रिप्लेस किया जी। दिस वन इज द बेटर वन, ठीक है जी। अगर आप ये लिखोगे तो साथ में 6 वाटर मॉलिक्यूल लिखोगे, बट अगेन दिस सॉलिड, दिस प्रेसिपिटेट वन इज द बेटर वन। डन हो गया जी, चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी इसमें आ रहा है। आपने नोट किया होगा मेजॉरिटी रीसेंट पेपर्स में हमारे पास इलेक्ट्रो ट्रांजिशन की ओवरलैपिंग होती है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ट्रांजिशन मेटल, ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट है, इन्हें आप कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं रहेगा जी। क्या है क्वेश्चन हमारे पास? क्वेश्चन हमारे पास है, कोबाल्ट मेटल कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, रेलेवेंट हाफ इक्वेशंस आर गिवन, ये E0 वैल्यू है। कोबाल्ट 2 पॉजिटिव इज कंस्ट्रक्टेड विद दिस कंसंट्रेशन, यूज नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन पहली मर्तबा एग्जामिनर ने डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्टली 2012 के पेपर में भी पूछी थी, आल्दो कि हमारे कोर्स में लेटर ऑन ये शामिल हुई थी। तो प्रॉपरली इक्वेशन राइटिंग लाजमी कीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाज बच्चे इक्वेशन नहीं लिखते, डायरेक्ट वैल्यू लिख देती हैं, ऐसा नहीं करते बेटा। इक्वेशन आपने लिखनी है, ई मीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, E0 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल,
प्लस 0.059 आपके पास divided by Z. Z is number of electron involved in the half equation. Log concentration of oxidized species, आप simple oxidized भी लिख सकते हो, divided by concentration of reduced species. ये आपने लिखा, you are getting 1 score and now we are writing the values. ये आपके पास है minus 0.28, ये you can see that, प्लस आपके पास 0.059 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन दिस इक्वेशन 2, तो यहां पे हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2 log oxidized mean the one with the higher concentration obviously on the reactant side which is formed as the result of oxidation, ये वाला this one. तो ये बेटा कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, इसकी कंसेंट्रेशन है 0.20. अब आपके पास अगर सॉलिड हो तो उसे हम इग्नोर कर देते हैं, यू कैन कॉल इट, उसकी 1 हम कंसीडर कर लेते हैं. तो व्हेन यू विल सॉल्व दिस वन, तो आपके पास आंसर आ जाएगा हमारे पास -0.33 वोल्ट. डन हो गया जी. नेक्स्ट कह रहे हैं एग्जामिनर, ये फिर ये जो चीज है ना, दिस इज द मैथमेटिकल, वो आप अपने हिसाब से कैलकुलेटर से कर लेंगे. नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन कोबाल्ट 2 पॉजिटिव एंड आपके पास कोबाल्ट मेटल. इलेक्ट्रोड डिस्क्राइब्ड इन B1 एंड Cr2O7 -2 Cr3 इलेक्ट्रोड इन विच आपके पास all are the conditions. ठीक है जी, इलेक्ट्रोड कंडीशंस आर स्टैंडर्ड. इसकी कंडीशन स्टैंडर्ड है, उसकी वो कह रहे हैं कि जो B1 में हमने डिस्क्राइब किया. कैलकुलेट द E ऑफ द सेल, इट इज नो लॉन्गर एट द स्टैंडर्ड कंडीशन. तो क्या फार्मूला होता है, E0 हो E हो whatever is that is equal to E reduction. अब आपके पास रिड्यूस कौन हो रहा है, द वन विच हैज मोर पॉजिटिव वैल्यू एंड दिस इज एट द स्टैंडर्ड कंडीशन एज वेल. So you may write E0 as well, minus आपके पास E oxidation, it is no longer at standard condition because examiner हमें कह रहा है B1 and B1 is not the standard condition. Standard condition पे concentration 1 mole per dm cube होती है. ये अब बेटा आप यहाँ पे वैल्यू पुट करें जी, your 1.33 this one which is positive minus into minus 0.33, ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू को हमने यहां पे कोट किया एंड योर आंसर इज 1.66 वोल्ट. ओके, हाँ जी. नेक्स्ट चलें जी. अच्छा, ये इक्वेशन आप लोगों ने अटेम्प्ट किया है? अगर अटेम्प्ट किया तो लेट मी नो आपकी इक्वेशन ठीक थी या गलत थी. द ओनली वन ट्रिक इन दिस इक्वेशन, ए से आप पढ़ते आ रहे हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी सेम. यहां पे देखिएगा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन यहां पे गेन हो रहे हैं, आप देख सकते हो. एक मिनट, इसको मैं रब कर दूं. 6 इलेक्ट्रॉन. यहां पे आपके पास कितने हैं, 2. इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से. जैसे कोबाल्ट आपके पास ऑक्सीडाइज होगा एंड दिस वन इज रिड्यूस क्योंकि इसकी E0 वैल्यू मोर पॉजिटिव है. तो लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने लाजमी इक्वल करनी है. मैंने आपको क्या कहा, मैं यहां पे आपके सामने कर देता हूं. देखो, कोबाल्ट जो है ना, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है. किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. आपके पास Cr2O7 -2 रिड्यूस हो रहा है. Why it is reducing? Its E0 value is more positive. ये आप क्लियरली देख सकते हो. More positive mean easily reduction. ये आपके पास जब रिड्यूस हो रहा है तो in the presence of 14H positive ion gaining 6 electron, it is changing into 2 mole of Cr3 positive plus आपके पास 7H2. अब हमने पहले नंबर पे लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वल करना है, तो इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 कोबाल्ट चेंजिंग इनटू 3 CO2 पॉजिटिव
बाय लॉस ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं, बट इफ एनीथिंग इज कॉमन उसे क्रॉस आउट कर देते हैं। सो योर इक्वेशन ओवर हियर इज Cr2O7 minus 2 plus 3 mole of cobalt plus this 14H positive ion. It is changing into 2 mole of chromium 3 positive plus 7H2O plus आपके पास 3 mole of cobalt 2 positive. तो यहीं से आप इस इक्वेशन को देख ले, मैं वहां पे रीराइट नहीं कर रहा। सो दिस इज योर इक्वेशन। इसमें ट्रिक क्या है, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को लाजमी इक्वल करना है। एक चीज याद रखिएगा, कोबाल्ट आपके पास रिड्यूस हो रहा है, सॉरी आपके पास कोबाल्ट ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ये वाला जो इलेक्ट्रोड होगा दिस विल बी नेगेटिव, क्योंकि कोबाल्ट मेटल जब ऑक्सीडाइज होगी आयन विल मूव इनटू द सॉल्यूशन, इलेक्ट्रॉन स्टे ऑन द इलेक्ट्रोड। On other hand, chromate ion, they are taking electron from the electrode, so this one will be positive electrode. आपको पता है ना, when substance is oxidized, it is losing electron, electron stay on the electrode, that's why this electrode is negative. तो ये इक्वेशन खैर हम आ जाते हैं, ये इक्वेशन मैंने वहां पे लिख दिया। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कंप्लीट द सेंटेंस टू आइडेंटिफाई द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड मीन जहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है आपके पास। तो अब आपने ना इसकी टर्म में लिखना है। आपको पता है ना, जब हम इलेक्ट्रोड लिख रहे होते हैं तो हम जो डेटा बुकलेट में होता है सब्सटेंस हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ओवर दिस, हम इसलिए इसकी फॉर्म में लिखते हैं कि हमारे पास डेटा बुकलेट में हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल गिवन होता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो बेशक आप यहां पे लिख दो, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव टू कोबाल्ट किसकी तरफ मूव कर रही होती हैं, Cr2O7 -2 चेंजिंग इनटू क्रोमियम 3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। डन हो गया जी। चलें जी, आपका फेवरेट क्वेश्चन 3 स्कोर का, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की होगी इसमें। अगर आपने पेपर अटेम्प्ट किया तो मुझे बताइएगा कि आपने सेकंड को मिनट में कन्वर्ट किया कि नहीं किया। बहुत सारे बच्चे ये वाली चीज भूल जाते हैं, डायरेक्ट सेकंड में आंसर लिख देते हैं। आपने तो नहीं किया, ऐसे नहीं किया, गुड शाबाश, आई कैन हियर यू। क्वेश्चन क्या है, एग्जामिनर में मैस ऑफ कोबाल्ट बता रहा है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में हाईलाइट करते जा रहा हूं। करंट बता रहे जी, ओके, दो चीजें उसने हमें बता दी। अब एग्जामिनर हमें कह रहे हैं कि गिव योर आंसर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, बोल्ड करके लिखा हुआ है, अगर आप 3 में नहीं दोगे तो आपका स्कोर नहीं मिलेगा, और टाइम मिनट में बताना है। सबसे पहले हम आ जाते हैं मोल ऑफ कोबाल्ट। मोल ऑफ कोबाल्ट, मोल का क्या फार्मूला होता है, मास 0.500 डिवाइडेड बाय इट्स AR विच इज 58.9। हमारे पास आंसर आ गया 9.29 इंटू 10⁻³ मोल। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एज वेल। आपको पता है ना कि आपके पास कोबाल्ट 2 पॉजिटिव गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन चेंजिंग इनटू कोबाल्ट, या फिर यहां पे आपके पास ना आपने मोल ऑफ कोबाल्ट फाइंड किए, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे 2 टाइम ग्रेटर है। ये आप देखें ना मोलर रेशियो, 1 मोल ऑफ कोबाल्ट रिक्वायर्ड 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है कि आप यहां पे मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करोगे 2 मल्टीप्लाई बाय मोल ऑफ कोबाल्ट। और आप सबको पता है कि हमारे पास चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं फैराडेज कांस्टेंट विच इज 96,500। अब हम इन तीनों चीजों को वो करेंगे। तीनों चीजों को कैसे करेंगे, मोल ऑफ कोबाल्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय 96,500। इससे हम एक फार्मूला डिराइव करते हैं, चार्ज इन कूलम इज इक्वल टू आपके पास 96,500 दिस वन मल्टीप्लाई बाय 2, ये इलेक्ट्रॉन के मोल के लिए,
मल्टीप्लाई बाय मोल ऑफ कोबाल्ट। ये सारी चीजें आपने यूज करनी है। चलें जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जी, शाबाश, डन हो गया। इधर आ जाते हैं जी। तो यहां पे डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, हमारे पास चार्ज को आप क्यू से रिप्रेजेंट करते हो, यूनिट इसका कूलम होता है, 2 ये 2 इलेक्ट्रॉन के लिए मल्टीप्लाई बाय 9.29 इंटू 10 टू रेज पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 96,500। ये जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास 1792, आपके पास जो भी प्रॉपर आंसर आ रहा है वो आपने लाजमी यूज करना है। मैं यहां पे डेसिमल प्लेसेस को फॉर द टाइम बीइंग इग्नोर कर रहा हूं। आपके पास जो भी आ रहा है यू कैन यूज दैट। आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप उसे, ये आ गया। और आप सबको पता है कि हमारे पास चार्ज जो होता है कूलम, दैट इज इक्वल टू आई इंटू टी, या आपके पास टी इज इक्वल टू क्यू ओवर आई। अब आप जब इसकी वैल्यू यहां पे पुट करोगे तो चार्ज की वैल्यू आप कह रही हो 1792, जो भी आपके पास फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है यूज दैट एज वेल, डिवाइडेड बाय आपके पास करंट है 0.5। अगर आप एक्यूरेटली कैलकुलेटर की वैल्यू यूज करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3585 सेकेंड। अब बहुत सारे बच्चे इसी सेकंड को लिख देते हैं, दे इग्नोर दिस थिंग कि एग्जामिनर इज आस्किंग द आंसर इन मिनट, और वो भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो 60 डिवाइड कीजिएगा, सो योर आंसर विल बी 59.7। डन हो गया। ये बहुत कॉमन है, इसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस। दिस इज वेरी वेरी कॉमन थिंग, तो इसको आपने लाजमी प्रैक्टिस करना है। चलेंगे, मुझे बताइए कि अगर आपके मिड टर्म हो गए हैं तो उसमें से कहां तक सिलेबस था, क्योंकि नॉर्मली ये क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हैं जी। ये ट्रांजिशन मेटल का है। गिव द फार्मूला ऑफ द चार्ज ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। आपको पता है ना, टेट्राहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, निकल विद द कार्बन मोनोऑक्साइड। अब गौर से देखिएगा, निकल कोई चार्ज नहीं है, निकल एटम है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए न्यूट्रल, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। तो आपके पास क्या फार्मूला बनेगा, NiCO4। बेशक आप यूं लिख दें ओवरऑल चार्ज इज 0, या आप यहां पे स्पेसिफाई कर दें चार्ज इज 0, यानी चार्ज कोई भी नहीं है आपके पास। नेक्स्ट वो कह रहा है गिव द फार्मूला ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल मीन कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। अब निकल आयन है, इसके ऊपर चार्ज 2 पॉजिटिव है, एंड इथेन डाइऑट आयन, इथेन डाइऑट आयन इज बाइडेंटेट। ये होता है C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये लोन पेयर, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये लोन पेयर। अच्छा, आपको पता है ना, आप इसे यूं भी लिख सकते हो C2O4-2। ये बाइडेंटेट है। बाइडेंटेट मीन इट कैन फॉर्म 2 डेटिव कोवलेंट बॉन्ड विद ए मेटल आयन। अब टोटल हमने 6 बनाने हैं, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल है और बाइडेंटेट है, तो इसका मतलब है हमारे पास 3 C2O4 होने चाहिए। ये कितने होने चाहिए, 3, ताकि 6 बॉन्ड बना सके। तो अब आप यहां पे लिखते हो स्क्वायर ब्रैकेट निकल C2O4 3 टाइम। C2O4 के ऊपर क्या चार्ज है, -2। 3 के ऊपर क्या चार्ज होगा, 3 इंटू -2 -6। निकल के ऊपर क्या चार्ज है, ये निकल, +2। ओवरऑल चार्ज क्या आ गया, -4। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यहां पे आप लिख सकते हो चार्ज इज -4। ठीक हो गया जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट हम चलते हैं। आइडेंटिफाई कॉम्प्लेक्स ERF एग्जिस्ट एज ए मिक्सचर ऑफ स्टीरियोआइसोमर एंड टाइप ऑफ दिस। अब आपको कंडीशंस याद होनी चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है या 6 है, बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइगेंट है, ओनली इन दैट केस हमारे पास ज्योमेट्रिकल की पॉसिबिलिटी है। फिर इसमें और भी कंडीशन है, वो मैं फिर कभी बताऊंगा, लेकिन ज्योमेट्रिकल, यहां पे आपके पास ज्योमेट्रिकल की कोई ऑप्शन नहीं है। यू आर हैविंग ओनली वन टाइप ऑफ लाइगेंट, इवन ओवर हियर एज वेल। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है एंड यू आर हैविंग minimum 2 molecule or ion of bidentate, then it can form optical isomers। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स F है, it can form optical isomers।
डन हो गया जी। हाँ जी, के स्टेबिलिटी जाननी छोड़ती, टॉपिकल में केसी में क्वेश्चन गिवन होते थे, बच्चे बेचारे कंफ्यूज होते थे। एनीहो, के स्टेबिलिटी इज द केसी फॉर द लिगैंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कोई हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा। एक्सप्लेन विद द रेफरेंस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, स्पेसिफिकली एग्जामिनर कह रहा है विद इट्स स्ट्रक्चर व्हाई दिस मॉलिक्यूल इज मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट मीन इट कैन फॉर्म वन डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड विद ए मेटल आयन। वन डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड के लिए इसके पास लोन पेयर होना चाहिए। कार्बन के पास लोन पेयर नो, हाइड्रोजन नो, तो नाइट्रोजन यस, हाउ मेनी वन। तो बस यही चीज है, इसी को लिखें। क्या लिखेंगे आप जी? आप यहां पे लिखोगे CH3 NH2, मैं यहां पे स्पेसिफाई भी कर देता हूं, हैज वन lone pair of electrons on नाइट्रोजन एटम। पूरी डिटेल सही फुल। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, एग्जामिनर कह रहा है कैडमियम इज एडेड टू सॉल्यूशन कंटेनिंग इक्वल कंसेंट्रेशन। ये लिगैंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सॉरी इसमें क्या नाम है, के स्टेबिलिटी में अक्सर एग्जामिनर पूछता है। अब जिसकी के स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, obviously that complex ion or complex will form in the higher concentration। यहां पे के स्टेबिलिटी है 3.5 into 10 to raise power 6, यहां पे आपके पास है 4 into 10 to raise power 10, तो इसकी के स्टेबिलिटी ज्यादा है। सो दिस वन विल बी फॉर्म इन द हायर कंसेंट्रेशन। आपके पास कौन सा जी? कैडमियम, En 2 टाइम चार्ज 2 पॉजिटिव। रीजन क्या है? हायर के स्टेप, सो मोर स्टेबल प्रोडक्ट। अच्छा, अब मैं आपसे एक चीज और पूछता हूं। क्या चीज मैं पूछ रहा हूं? मुझे आपने आंसर देना है। अगर एक्वस सोल्यूशन है और एक में आप मिथाइल अमाइन ऐड कर रहे हो, एक में आप EN ऐड कर रहे हो, डेल्टा HF रिएक्शन किसका ग्रेटर होगा और एंट्रोपी किसकी मोर पॉजिटिव होगी या मोर नेगेटिव होगी? लाजमी बताइएगा, समझना है तो मुझे बताइएगा, आई विल एक्सप्लेन दैट। क्वेश्चन क्या है? एक्वस सोल्यूशन में आप CD पॉजिटिव आयन में CH3NH2 4 टाइम ऐड कर रहे हैं और दूसरे एक्वस सोल्यूशन में EN ऐड कर रहे हैं। डेल्टा HF रिएक्शन विच वन विल बी मोर एक्सोथर्मिक? सोचने की जरूरत नहीं है, कोई डेटा बुकलेट की जरूरत नहीं है, यू विल गेट द आंसर। और कौन सा आपके पास है विच हैज मोर आपके पास एंट्रोपी चेंज? तो दोनों का आंसर मुझे बताना है। अगर आपने पास पेपर किए तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। के स्टेबिलिटी, कंप्लीट द एक्सप्रेशन। तो के स्टेबिलिटी में हम लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट CD CH3 NH2 4 टाइम चार्ज 2। अच्छा, अब दो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करनी है। वन स्क्वायर ब्रैकेट इज फॉर कंप्लेक्स, द सेकेंड स्क्वायर ब्रैकेट इज फॉर कंसंट्रेशन, डिवाइडेड बाय concentration of cadmium 2 positive ion into concentration of CH3 NH2। अब इसके चूंकि 4 मोल हैं तो इसकी पावर 4 आ जाएगी। ठीक हो गया जी, चलें जी।